अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। हमने अपने पहले वीडियो में चीन की राजदूत हाओ यांकी जो अभी नेपाल में हैं इसके बारे में सब कुछ बताया था कि कैसे वो नेपाल में काम कर रही है और नेपाल में काम करने से पहले जब वो पाकिस्तान में चीन की एम्बेसडर हुआ करती थी तब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर किस तरह असर हुआ था और पाकिस्तानी कैसे चीन के साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लगा था। यह सब बातें हवा में नहीं होती है, इन सब बातों के पीछे होती है गहरी राजनीतिक चाल। वो चाल जो किसी भी देश की सरकार सीधे तौर पर किसी दूसरे देश के साथ चलता है। यही चाल चीन की कम्युनिस्ट सरकार पिछले कई दशकों से चल रही है। पहले तिब्बत, फिर हांगकांग, आगे ताइवान, फिर आया पाकिस्तान का नंबर और अब बारी है नेपाल की। किस तरह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने राजदूत हाओ यांकी के माध्यम से नेपाल में राजनैतिक गृह युद्ध शुरू करवा दिया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। नेपाल के आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत के हस्तक्षेप को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिसके संकेत पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहे थे। और तो और यह विरोध इतनी देरी से क्यों शुरू हुआ, यह भी एक आश्चर्य ही है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी को एक बार फिर से बचाने के लिए चीनी राजदूत हाओ यांकी लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रही है। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यांकी ओली को सत्ता में बनाए रखने के लिए विरोधी खेमे के नेताओं को मनाने में लगी हुई है और यह काम यांकी पहली बार नहीं बल्कि पहली भी कई बार कर चुकी है। आपको मई 2020 की घटना याद होगी ही, जब यांकी ने ओली के सरकार को गिरने से बचाया था। लेकिन नेपाल में अब इसे लेकर तीखे सवाल उठने लगे हैं और लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। मंगलवार यानी कि 7 जुलाई को काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के पास नेपाल के छात्र छात्राओं ने चीन विरोधी पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नेपाली छात्रों ने चीनी राजदूत हाओ यांकी के नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के खिलाफ मार्च निकाला। उनके बैनरों में चीन वापस जाओ, चीनी राजदूत आप अपनी दूतावास में रहिए, हमारे नेताओं के घर में नहीं जैसे नारे लिखे हुए थे। ये नारे सीधे तौर पर यांकी की नेपाली राजनेताओं से हुई मुलाकात को दिखाता है। गौरतलब है कि कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि चीनी सरकार यांकी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है और उसी के इशारे पर यांकी नेपाल में सत्तारूढ़ और विरोधी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रही है। नेपाल की मीडिया में भी चीनी राजदूत की राजनीति में बढ़ती सक्रियता को लेकर तीखी आलोचना हो रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से पार्टी के वरिष्ठ नेता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीते 4 जुलाई को पार्टी की अंदरूनी मीटिंग होनी थी जिसे बाद में टाल दिया गया। इसी मीटिंग में ओली सरकार के भविष्य का फैसला होना था, लेकिन मीटिंग फिलहाल स्थगित है। ओली के खिलाफ मोर्चे की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड व सीनियर नेता माधव कुमार नेपाल कर रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की 44 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी के 30 सदस्यों ने ओली के पार्टी प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों पदों से इस्तीफे की मांग की थी। इनमें प्रचंड और माधव कुमार नेपाल के अलावा झालानाथ और वामदेव गौतम जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। जब नेपाल की घरेलू राजनीति में उथल पुथल मची हुई है तो चीनी राजदूत के खुलेआम दखल अंदाजी को लेकर सवाल उठना लाजमी है। गौरतलब है कि यह सवाल इतनी देरी से क्यों उठ रहे हैं। क्या अब तक नेपाली जनता सो रही थी? नेपाल में लोकतंत्र है जिसकी रक्षा करना हर एक नेपाली नागरिक का धर्म है। हाओ यांकी पिछले कुछ दिनों में नेपाल के तमाम सरकारी अधिकारियों और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। पिछले हफ्ते ही हाओ यांकी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल से भी मुलाकात की। यहाँ तक कि नेपाल की राष्ट्रपति से चीनी राजदूत की मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय तक को भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के अस्थायी प्रतिनिधि रहे दिनेश भट्टारी ने कहा कि यांकी की पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के साथ मुलाकात का यह कोई वाजिब समय नहीं है और इस समय यह मुलाकात होना बहुत कुछ बयां कर देता है। किसी चीनी दूतावास या विदेशी राजदूत का नेताओं से मिलना वैसे तो सामान्य बात ही है, लेकिन इसके पीछे का संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए और पूरी बात मीडिया में आनी चाहिए। जबकि चीनी राजदूत ऐसे वक्त में नेताओं से मुलाकात कर रही है जब सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है और उनके बीच विवाद चरम पर पहुंच चुका है। इससे पहले भी जब 1 मई को पार्टी के भीतर विवाद छिड़ा था तो भी यांकी ने कई राजनीतिक हस्तियों से कई मुलाकातें की थी और ओली की सरकार को गिरने से बचाया था। अभी हाल ही में चीनी राजदूत हाओ यांकी ने पार्टी के ही एक अन्य वरिष्ठ और ओली के विरोधी खेमे के एक और नेता झालानाथ खनल से भी मुलाकात की।
झालानाथ खनल के एक करीबी के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय राजनीति में मचे घमासान को लेकर ही चर्चा हुई। दरअसल ओली का झुकाव चीन की तरफ रहा है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि पार्टी में कोई फूट पड़े और चीन समर्थक ओली सत्ता से बाहर हो जाए, जबकि पार्टी में अन्य नेता ऐसा नहीं चाहते हैं कि भारत नेपाल संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या हो। वहीं केपी शर्मा ओली सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसी डर से वो भी लगातार हाओ यांकी के संपर्क में रहते हैं, जिससे चीनी सरकार को नेपाली सरकार की अंदरूनी जानकारी भी आसानी से हासिल हो जाती है। दिनेश भट्टारी ने कहा कि चीन अपने हितों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में एकता बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर वह बार बार इस तरह से दखल देगा तो नेपाल में मौजूद अन्य ताकतवर देश नाराज हो सकते हैं। हमारे पड़ोसियों और दोस्तों को समझना चाहिए कि हम राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं। भट्टारी का इशारा नेपाल में नए आए लोकतंत्र से है। अगर कम्युनिस्ट सरकार के चक्कर में लोकतंत्र से कोई समझौता हुआ तो यह निश्चित ही नेपाल के लिए चिंता करने का विषय होगा। दिनेश भट्टारी ने हाओ यांकी के नेपाली राजनेताओं से मिलने के संदर्भ में आगे कहा कि उनकी मुलाकातों में प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा है, जबकि नियम यह है कि ऐसी मुलाकातों में विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मौजूद होना ही चाहिए। लेकिन चीनी राजदूत की नेपाली नेताओं से मुलाकात को लेकर दोनों पक्षों में से किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की जा रही है। यह बहुत ही गोपनीय और बिना किसी नियम के फॉलो किए हो रहा है। नेपाल के राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याखुरेल ने भी चीनी राजदूत के दखल को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि एनसीपी यानी कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नेपाल के घरेलू मामलों में भारत के हस्तक्षेप करने की आलोचना करते थे, लेकिन जब चीनी अधिकारी और राजदूत दखल कर रहे हैं तो एनसीपी नेताओं ने खामोशी बरत ली है, जबकि इस पूरे प्रकरण में किसी भी भारतीय नेताओं ने नेपाल के आंतरिक राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यह बस एक कोरी अफवाह मात्र है जिसे नेपाल में रह रहे चीनी एजेंट्स भड़काने में लगे हैं। नेपाल के ही एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक जय निशांत ने कहा कि यांकी की मुलाकात को लेकर जानकारी बाहर नहीं आ रही है। इसका साफ मतलब है कि वह पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करने गई थी। जय निशांत ने आगे कहा कि पिछले 5-6 सालों में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन का दखल बढ़ता गया है और ये क्षेत्र में चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत का भी सबूत है। खासकर से साल 2018 में जब से हाओ यांकी नेपाल में चीन की एम्बेसडर बनी है, तब से यह मामला कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है। उन्होंने आगे कहा, कुछ साल पहले तक चीन ने नेपाल को लेकर संतुलित विदेश नीति अपनाए रखी और दूसरे पड़ोसी देशों के मुकाबले यहाँ बहुत कम निवेश किया। चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उस पर नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम लगे, लेकिन अब ये बातें अतीत का हिस्सा है। अब नेपाल को लेकर चीन की विदेश नीति आक्रामक हो गई है। हालांकि अगर चीन नेपाल में अपनी गतिविधियां बढ़ाता है तो इससे नेपाल की मदद के बजाय देश के भीतर उथल पुथल मच जाएगी। यह संभावना काफ़ी हद तक सही है, जो अभी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने इन पूरे मसले पर अपनी राय दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के किसी भी प्रकार की बातों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेपाल की आंतरिक राजनीति विदेशी ताकतों के निर्देश पर चल रही है। नेपाल एक संप्रभु देश है जो अपने फैसले खुद करने में सक्षम है। अपने आंतरिक मामलों में दखल देने की किसी भी प्रवृत्ति का हम विरोध करते हैं। लेकिन ओली की सरकार को जब हाओ यांकी ने बचाया था तब नारायण काजी श्रेष्ठ ने कुछ भी नहीं कहा था। यही तो असली दुनिया की हिपोक्रेसी है। नारायण काजी श्रेष्ठ ने आगे कहा कि पीएम ओली ने कहा था कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल उनकी सरकार को गिराने के लिए कर रहा है, और अब लोग कह रहे हैं कि चीनी राजदूत एनसीपी नेताओं के बीच पनपे मतभेद को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मेरा नज़रिया है कि हम स्वतंत्र हैं और अपने मतभेद खुद सुलझा सकते हैं, जबकि असल में ऐसा है ही नहीं। अगर नेपाल के राजनीति में चीनी राजदूत हाओ यांकी अपना दखल नहीं देती तो आज नेपाली राजनीति में गृहयुद्ध जैसा माहौल नहीं बना होता। नेपाल में लोग और अन्य पार्टियां केपी शर्मा ओली से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वहां के जनता और नेता प्रतिपक्ष ने तो अब यह भी कहना शुरू कर दिया है कि ओली सरकार के घटिया फॉरेन पॉलिसी के कारण हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई बार यह कहा है कि कमजोर फॉरेन पॉलिसी ओली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, जिससे वो भारत के साथ कूटनीतिक तरीके से लड़कर पार पाना चाहता है, जो कि असंभव है। जब से ओली की सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 अहम हिस्सों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नए नक्शे में जगह दी है, तभी से वहां विरोधी पार्टी कह रही है कि हम अपने सबसे करीबी पड़ोसी भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। बहुमत होने के कारण ओली सरकार ने यह नक्शा पास तो करवा लिया, लेकिन इसे धरातल पर उतारना नामुमकिन है। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत ने अभी तक किसी भी प्रकार की तल्ख टिप्पणी नहीं किया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर,
अब जबकि नेपाली जनता जागरूक हुए हैं और हाओ यांकी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है और यह चीनी राजदूत अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन लाती है। कोरोना वायरस के समय से ही चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है। जहां पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त है, वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लगातार बढ़ावा दे रहा है। लद्दाख के गलवान वैली में भारतीय सेना के पराक्रम के बाद चीनी सेना को वापस जाना पड़ा, लेकिन वो चीन है, कुत्ते की दुम है, जो शायद कभी सीधी ना हो। इसीलिए चीन के पड़ोसी राष्ट्र को हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो यह थी इस टॉपिक पर हमारा पूरा विश्लेषण। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।